हेयो साइंस रॉम्स, आज बात करेंगे अपन सीएडी के बारे में। सीएडी हार्ट से रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये हार्ट से रिलेटेड होती है और ये सबसे मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज़ है, हर नॉर्मल व्यक्ति को ये पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएडी क्या होता है, इसके कितने नॉर्मल कंडीशन है, क्या क्या इसके कॉज रहते हैं, क्या क्या इसके साइन सिम्टम है, किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है। आज हम इस वीडियो में इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीएडी के बारे में। ठीक है, सीएडी का मतलब हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक तरह की सबसे प्रिवेलेंट मोस्ट कॉमन पाई जाने वाली डिजीज़ है। आप लोग आम जनता में भी सुनते हो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे को है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जिसके कारण मेरे को हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ है, हार्ट रेट बढ़ी हुई आ रही है, कम आ रही है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो सब कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड डिजीजेस होती है। इसके अंदर 3 टर्म को इंक्लूड किया जाता है। अगर आप उस टर्म्स की बात करें तो सबसे पहली टर्म इसके अंदर जो आती है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर एथेरो का मतलब हो गया किसी तरह का थक्का बनना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आर्टरीज के अंदर, वेसल्स के अंदर एक तरह का थक्का बन जाता है या आर्टरीज थोड़ी नैरो हो जाती है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड कंडीशन आती है अपनी एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है पेन के लिए। किसी भी तरह का अगर पेन होता है तो उसको बोलते हैं एंजाइना। पेक्टोरिस अपने चेस्ट पे पाई जाने वाली मसल्स होती है, यानी एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब हो गया चेस्ट के अंदर पेन होना, किसके कारण, सीएडी यानी आर्टरी डिजीज के कारण। तीसरी कंडीशन जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो है एमआई। एमआई का मतलब हो गया मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डिक इन्फ्रैक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट के अंदर किसी तरह का इस्चीमिया बन जाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट का जो मसल्स है वो डैमेज होने लग जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो आर्टरीज पाई जाती है उसका जो ल्यूमन यानी अंदर का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होने लग जाता है, साथ ही साथ वहाँ पे प्लेकिंग होने लग जाती है। अगर आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा जो पहली वेसल्स है वो बिल्कुल डायलेटेड है और इसके अंदर से ब्लड का फ्लो आराम से जा रहा है, किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ सेकेंड वेसल्स देखेंगे तो सेकेंड वेसल के अंदर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा प्लेक फॉर्मेशन यहाँ पे होने लग गया है। इस प्लेक फॉर्मेशन के कारण जो यहाँ से ब्लड जाएगा उसके अंदर क्या होगा, जो ये डायमीटर है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, जिसके कारण ब्लड फ्लो में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। और थोड़े ही समय में अगर ये कंडीशन ज़्यादा दिनों तक रहती है, ज़्यादा समय तक रहती है, तो ये प्लेक आगे आगे बढ़ने लग जाता है और ये प्लेक बढ़ते बढ़ते क्या करता है, इस पूरे ल्यूमन का जो डायमीटर है उसको पूरा को क्या कर देता है, खत्म कर देता है या फिर बिल्कुल नैरो कर देता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ ब्लड सप्लाई पूरी कम होने लगी है, सिर्फ इतना ही एरिया जो बचा है जहाँ से ब्लड वापस सप्लाई हो सकता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि एक आर्टरी या किसी भी तरह की वेसल्स के अंदर किसी भी तरह की प्लेकिंग होना, ठीक है, या फिर किसी तरह का वहाँ पे ल्यूमन का डायमीटर छोटा हो जाना, क्या कहलाता है, सीएडी। ठीक है, और सीएडी की 3 कंडीशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस और एमआई। अगर अपन बात करें कि इसके नॉर्मल कॉज क्या रहता है, क्यों ये चीज़ होती है, तो आप जानते होंगे कि नॉर्मल अगर ये कंडीशन देखी जाती है तो नॉर्मल ये कंडीशन स्मोकर्स जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या वो पेशेंट जिनकी एज ज़्यादा हो रखी है, या फिर आप देखते हो कि सेक्स रिलेटेड भी इसमें फैक्टर पाया जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन है हार्मोन वो क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण वेसल्स क्या रहती है, डायलेट रहती है। मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए उसकी वेसल छोटी रहती है और उसको ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कई बार अपन देखने को मिलता है जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो फूड हैबिट्स होती है, कोलेस्ट्रॉल वाला फूड ज़्यादा खाना, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाना, ये सब भी अपने प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ साथ सीडेंट्री लाइफ, यानी कि जिसकी लाइफ स्टाइल में हैवी वर्कलोड नहीं है और जिसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है नॉर्मली एज, सेक्स, स्मोकिंग, एल्कोहलिंग, जेनेटिक डिजीज़, इन सब के कारण ये चीज़ हो सकती है, जिसके कारण नॉर्मल वेसल्स के अंदर प्लेक। अब जैसे अपन ने बात करी सीएडी की पहली कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पहले अपन उस पर फोकस करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर किसी भी तरह का प्लेक जमा हो जाता है या फिर वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है,
प्लेग का मतलब होता है वहाँ पे किसी तरह का एक प्लग बन जाना या फिर वहाँ पे किसी तरह का एक ऐसा ब्लॉकेज बन जाना जिसके कारण ब्लड का सप्लाई मायोकार्डियम तक ना हो पाए। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब हो गया एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी सब्सटेंस एंड लिपिड्स, किसी भी तरह के फैटी सब्सटेंस का या लिपिड का वहाँ पे एक्यूमुलेशन होना और वेसल्स का ब्लॉक होना, साथ ही साथ डिक्रीज होना ब्लड फ्लो का टू मायोकार्डियम। अब ये कैसे होता है अपन उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि अपन सब जानते हैं कि जो फैटी एसिड्स पाया जाता है और फैटी लिपिड्स पाया जाता है, उसमें एक लिपिड आता है LDL। आप सब जानते हैं LDL, लो डेंसिट लिपिड। ठीक है, ये जो होता है जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती है, ठीक है, तो शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, अब ये नॉर्मल LDL जो है वो क्या करता है, वेसल्स के अंदर जा सकता है और वेसल से वापस बाहर आ सकता है। ये इसका नॉर्मल प्रोसेस है LDL का अंदर बाहर जाने का। अब मैं मानते एक सिंपल कॉज लेता हूँ, स्मोकिंग। अगर एक पर्सन स्मोकिंग करता है तो उस स्मोकिंग के कारण उसके अंदर बनेंगे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, जो एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम जो लेयर है उसके अंदर क्या होंगे, जमा होने लगेंगे। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स जमा हो गए। अब इनके जमा होने के कारण ये जो LDL है वो ना ब्लड वेसल्स के अंदर जा पाएगा, ना ही ये ब्लड वेसल्स के बाहर आ पाएगा। ठीक है, अगर ये ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं आ पाता तो यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और अगर ये अंदर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, इसका जमाव होने लग जाएगा। यहाँ पे एक छोटा छोटा क्या हो जाएगा, प्लेग फॉर्मेशन हल्का सा होने लग जाएगा। अब अपन सब जानते हैं कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे काम करती है। अगर किसी भी तरह का एंटीजन वहाँ पे बनता है तो इम्यूनिटी वहाँ पे आएगी और उस जगह को साफ करने की कोशिश करेगी एंटीजन से। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगी अपने मोनोसाइट्स, यहाँ पे सबसे पहले आएगी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम क्या होता है हमेशा, एनगल्फिंग का, यानी वो क्या करती है, भक्षण करती है, उस चीज़ को हटा खा के उस चीज़ को रिमूव करती है, एनगल्फ का काम करती है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स भी यहाँ पे आके क्या होने लगेगी, जमा होने लगेगी। ठीक है, अब मोनोसाइट जब यहाँ पे जमा होने लगेगी तो इसका आकार क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसका आकार क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब मोनोसाइट जब इसको यहाँ पे खाने की कोशिश करेगी, पर्सन स्मोकिंग कंटिन्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, यानी कि ब्लड वेसल से वहाँ से क्या होगा, ब्लड का क्या होने लग जाएगा, रिसा होने जाएगा, ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ पे प्लेटलेट्स पाई जाएगी, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स पाई जाएगी वो क्या करेगी, यहाँ पे आके इस जगह को बढ़ने की कोशिश करेगी। तो प्लेटलेट्स भी यहाँ आ रही है, मोनोसाइट्स भी यहाँ है, प्लस LDL भी यहाँ है, प्लस फ्री रेडिकल्स भी यहाँ है। अब इन चारों का क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लेग बन जाएगा, और ये प्लेग क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे ये प्लेग बढ़ने लगेगा, यहाँ से जो ब्लड फ्लो है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे ही ब्लड फ्लो की कमी होगी तो उसको अपन कह सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो गई है, जिसके कारण पर्सन्स का जो ब्लड है वो मायोकार्डियम तक नहीं पहुंच पाएगा। और उसका मेन कारण हमेशा क्या रहेगा, जैसे कोई फ्री रेडिकल या किसी भी तरह से यहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन। वापस अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा, फ्री रेडिकल्स पहले यहाँ पे आए, जिसके कारण LDL का जो यहाँ पे आवागमन था वो बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन होने लगा। और वहाँ पे फिर आई मोनोसाइट ने वहाँ पे एनगल्फिंग का काम स्टार्ट किया, और मोनोसाइट भी वहाँ पे क्या होने लगी, जमने लगी, जिसके कारण ब्लड वेसल्स हो गई रप्चर। और उस रप्चर को ठीक करने के लिए यहाँ पे आई प्लेटलेट्स का आने के बाद यहाँ पे थक्का जमने लगा, जिसको अपन ने बोला प्लेग फॉर्मेशन। इस पूरी कंडीशन को अपन बोल सकते हैं प्लेग फॉर्मेशन। प्लेग फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लेग फॉर्मेशन एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर यहाँ पे प्लेग बन जाता है और उसके कारण ब्लड फ्लो में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ये CAD की नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है। तो अभी जैसे अपन ने बात करी पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है ना, तो उसको अगर अपन लिखने में अगर प्रदर्शित करें टेबल फॉर्म में और इस तरह से अगर डाउन एरो में बताएं उसको, तो सबसे पहले इंक्रीज LDL एंड कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और LDL का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद LDL इज इजीली मूव इन आउट फ्रॉम द एंडोथेलियल लेयर से जो LDL है वो इजीली इन और आउट कर सकता है, जैसे अपन ने डायग्राम में देखा था। अब वहाँ पे स्मोकिंग फ्री रेडिकल्स आने के बाद
फ्री ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इन एंडोथेलियल लेयर एंड ब्लॉक एलडीएल इन एंडोथेलियल लेयर। अब जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, फ्री रेडिकल जो है वो एलडीएल को ऑक्सीडाइज कर देंगे और वहाँ पे एंडोथेलियल लेयर के अंदर क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, रोक के रख लेंगे। उसके बाद वहाँ पे कौन आएगा, मोनोसाइट आएगा, वहाँ पे एक्टिवेट होगा और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेगा एंडोथेलियल लेयर के अंदर। उसके बाद मोनोसाइट ऑल्सो डिपॉजिट एंडोथेलियल लेयर, मोनोसाइट भी क्या हो जाएंगे, एंडोथेलियल लेयर के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। उसके बाद इंक्रीज मोनोसाइट डिस्ट्रॉय एंडोथेलियल लेयर, जैसे जैसे मोनोसाइट की जो संख्या बढ़ेगी उसी प्रकार वहाँ पर जो एंडोथेलियल लेयर है वो क्या होगी, डैमेज होगी। और वहाँ पे अगर डैमेज होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स रप्चर होगी और रप्चर होने के कारण वहाँ पे प्लेटलेट सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके कारण वहाँ पे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा जिसकी साइज़ धीरे धीरे बढ़ेगी और वहाँ पे हार्ट क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको आप बोलोगे एथेरोस्क्लेरोसिस। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे 3 मेन सिस्टम आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले स्मोकिंग जिसके कारण फ्री रेडिकल बन रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे मोनोसाइट का एक्टिवेशन होना, उसके बाद वहाँ पे प्लेटलेट सिस्टम का एक्टिवेशन होना। ये 3 चीज़ें क्या करती है, हमेशा एथेरोस्क्लेरोसिस को आगे से आगे प्रोग्रेस करेगी। तो इस तरह से अपन सीएडी की पैथोफिजियोलॉजी, सीएडी के अंदर जो पहली कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसकी पैथोफिजियोलॉजी अपन पढ़ते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी के बाद अपन बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर इसके जैसे कि अपन सब जानते हैं कि कुछ डिजीज़ होने से पहले कुछ एक रिस्क फैक्टर होते हैं कि कुछ कंडीशन होने के कारण डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि बात करें रिस्क फैक्टर की तो यहाँ पे 2 तरह के रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल, एक मॉडिफाइबल। एक वो रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और एक कुछ ये रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम आराम से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में पाया जाएगा फैमिली हिस्ट्री, हम पर्सन की फैमिली हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। इंक्रीज एज, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसको सीएडी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ते हैं, वो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते। सेक्स में देखा जाए तो मेल को एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस फीमेल से ज़्यादा रहते हैं, तो ये चीज़ अपन चेंज नहीं कर सकते। अगर बात करें रेस की यानी जाति की, तो अफ्रीकन जाति और ब्लैक जो होते हैं निग्रो पीपल्स, उनको ये चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो बाकी आप देखोगे जैसे वाइट पर्सन, अमेरिकन पर्सन, तो उनको सीएडी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस कम रहते हैं बाय द रेस। उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की जिनको हम आराम से चेंज कर सकते हैं, जैसे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो पर्सन चेंज कर सकता है अगर वो अपने डाइट को मेडिटेट करे। या फिर अगर मैं बात करूँ सिगरेट स्मोकिंग की, तो पर्सन सिगरेट स्मोक करना छोड़ सकता है। बात करें टोबैको की, तो अगर पर्सन कोई टोबैको च्यू करता है तो वो इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है। अगर पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो वो उस चीज़ को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बात करें फिजिकल इनएक्टिविटी की, एक पर्सन है जो सिर्फ घर में पड़ा रहता है, सेडेमेंटरी लाइफ जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, तो उस लाइफस्टाइल को चेंज करके उस अपने रिस्क फैक्टर को हटा सकता है। बात करें ओबेसिटी की, तो पर्सन ओबेसिटी भी हटा सकता है, हाई फैटी डाइट को कम कर सकता है और हाई सोडियम इंटेक उसको भी कम कर सकता है, अल्कोहल कंजप्शन भी कम कर सकता है ताकि उसके ये रिस्क फैक्टर मॉडिफाई हो जाए। तो इस तरह से 2 रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि उसके साइन और सिम्टम की, कि अगर पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो उसके साइन सिम्टम क्या रहते हैं। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम माना जाएगा एक्यूट ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन, उस पर्सन को चेस्ट पेन होने के चांस रहेंगे। रेस्टलेसनेस, उस पर्सन को रेस्टलेसनेस रहेगी, वो आराम नहीं कर पाएगा। डिस्पीनिया जो टर्म है वो हमेशा यूज़ की जाती है कि सांस लेने में दिक्कत होना या तकलीफ होना, यानी इस पर्सन को रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। बात करें फैटिग की, तो पर्सन जल्दी थक जाएगा, हल्की सी एक्टिविटी से भी पर्सन थक जाएगा। इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, उसका जो कार्डियक आउटपुट है, जो पर्सन का कार्डियक आउटपुट जो नॉर्मल है उससे कम रहेगा, जिसके कारण भी पर्सन को क्या हो सकता है, ये सारे साइन और सिम्टम आ सकते हैं। इट में लीड टू एंजाइना पेक्टोरिस, और ये कंडीशन जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो एंजाइना पेक्टोरिस यानी चेस्ट पेन करवा सकती है, साथ ही साथ वो एमआई को भी कॉज कर सकती है। तो ये नॉर्मल इसके साइन और सिम्टम रहते हैं। बात करें डायग्नोसिस की, तो इसके जो नॉर्मल डायग्नोसिस अपन कैसे पता कर सकते हैं कि उसका एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो उसका हिस्ट्री कलेक्शन, फैमिली हिस्ट्री, उसकी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके, कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर अपन एंजियोग्राफी यानी कि ल्यूमन तार द्वारा या किसी भी तरह के कैथेटर द्वारा अपन अंदर कैमरा के द्वारा या किसी भी तरह की डाई इंजेक्ट करके हम देखते हैं कि किसी तरह का ब्लॉकेज तो नहीं है या वहाँ पे किसी तरह का प्लेक फॉर्मेशन तो नहीं है, और अगर है तो कितना ब्लॉकेज उस वेसल्स में हो रखा है, तो उस हिसाब से हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि पर्सन की हार्ट की जो वेव है यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या उसको एमआई होने के चांस है या नहीं है। तो इस तरह हम उसके रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोसिस की बात करते हैं। अब अगली वीडियो में अपन बात करेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ जो कंडीशन होती है एंजाइना पेक्टोरिस,
उसके अंदर क्या कॉज होते हैं, क्या साइन सिम्टम होते हैं और क्या होते हैं। आप ये जो नोट्स हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।